कि कंसंट्रेशन कैसे सर करनी है। लास्ट क्लास में एक डाउट था। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर वो फ्रोज फ्लोटेशन मेथड में हमने सर ऑयल मतलब सर हमारा जो मिनरल ऑयल था उसको हमने ऑयल में डिप किया था, ऑयल से वेट किया था, तो सर उसके साथ गैंग पार्टिकल्स भी नहीं वेट हो जाएंगे? वही तो था ना, गैंग पार्टिकल्स जो हैं वो वेट किससे होते हैं, पानी से होते हैं। और अब ऐसा नहीं है कि मतलब सारे के सारे गैंग पार्टिकल्स पानी से वेट हो जाएंगे, थोड़े बहुत तो आएंगे ही। देखो इम्प्योरिटी पूरी की पूरी नहीं जाएगी, तो थोड़े बहुत तो गैंग पार्टिकल्स उसके साथ भी आएंगे ही आएंगे, कंप्लीटली रिमूवल तो नहीं होता है। ओके सर, थैंक यू सर। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए ग्रेविटी सेपरेशन देखा, हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन देखा। तीसरा हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस देखा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ हमने लीचिंग प्रोसेस देखा। इसमें से किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते। नो सर। ठीक है। सो आज हम लोग नाउ नाउ हमारा जो सेकंड स्टेप हो गया ड्रेसिंग ऑफ ओर। नाउ द थर्ड स्टेप इज एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। थर्ड स्टेप इज एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड, डिस्कस करेंगे। इसमें क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ए फॉर्म which is suitable for reduction. Usually the sulfide ore is converted into oxide before reduction. So basically अभी हमने क्या किया, ओर को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, हमने उसमें इम्प्योरिटीज काफी हटा दी, बट अब हमें अगर उसे क्रूड मेटल में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली रिडक्शन इज डिफिकल्ट, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं एंड ऑक्साइड से रिडक्शन इज इजियर। ठीक है, तो वी कन्वर्ट इनटू अ फॉर्म स्पेशली ऑक्साइड so that reduction is easier, reduction becomes easier. So oxides are easier to reduce. This isolation of metals from concentrated ore involves two major steps: conversion to oxide, reduction of the oxide to metal. ऑक्साइड में कन्वर्जन होना है और फिर ऑक्साइड का रिडक्शन टू मेटल। तो ये दो स्टेप पढ़ेंगे आज हम। पहला है कन्वर्जन टू ऑक्साइड। उसके लिए पहला प्रोसेस है कैल्सिनेशन। अच्छा, कैल्सिनेशन में क्या होता है, तुम्हारे कार्बोनेटेड ओर्स और हाइड्रेटेड ओर्स रहते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड और CO2 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्सिनेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग व्हेन द वोलेटाइल मैटर एस्केप्स लीविंग बिहाइंड मेटालिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एंड कार्बोनेटेड ओर्स एंड एब्सेंस ऑफ एयर लिखा हुआ है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So next part is roasting. Roasting is done for sulfide ores in the presence of air. इसमें भी हीट करते हैं but in the presence of air में सल्फर को, सल्फाइड को SO2 में कन्वर्ट किया जाता है और ऑक्साइड तो हम कन्वर्ट कर ही रहे हैं। और उसी SO2 को हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज में H2SO4 बनाने के लिए यूज कर लिया जाता है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कोई भी हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है, इफ इट इज पॉसिबल to use that byproduct to make something else, then they always do it. काफी सारी कॉस्टिंग बच जाती है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल्स हैं सल्फाइड ओर्स वाले। The sulfide ores of copper are heated in reverberatory furnace, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। If the ore contains iron, so let's say you have a mixture of copper sulfide and iron sulfide, एक ओर में दो का मिक्सचर है but you want to extract copper from it, so you want to remove iron from that. So when you roast them, the iron sulfide gets converted into iron oxide, है ना। और फिर उस आयरन ऑक्साइड को हमें सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्लक्स से ऐड कराते हैं। फ्लक्स क्या होता है,
बेसिकली ऐड करने के लिए, किसी के साथ ऐड करने के लिए, तो ये क्या करता है, ये इसके साथ ऐड हो जाता है और एक फ्यूजिबल मास बना लेता है। फ्यूजिबल मास मतलब जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्लैग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, if the ore contains iron it is mixed with silica before heating. eh, as iron silicate copper is produced in the form of copper matte, इसके बारे में आगे पढ़ोगे कॉपर कैसे प्रोड्यूस होता है, which contain mostly Cu2s and few Fes। यहाँ पे स्लैग बना लिया। इस फ्लक्स के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे। फिर एक बार वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो हम उसे कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और ये जो रिडक्शन टेक्निक है ऑक्साइड को रिड्यूस करना, इसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग में जैसे यहाँ पे कार्बन से रिड्यूस कराया कैसेटेराइट को तो आयरन टिन में कन्वर्ट हो गया। ZnO को हमने Cu से कराया, जिंक में कन्वर्ट हो गया। आयरन ऑक्साइड को हमने CO से रिएक्ट कराया, आयरन में कन्वर्ट हो गया। Besides these oxides of lead, इतने सारे metals can also be reduced by the same process। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। Some of the oxide ores like hematite, tinstone contain some infusible earthy impurities. Even after the concentration, the impurities may be basic or acidic. So let's say your impurity is acidic, तो तुम जो फ्लक्स ऐड करोगे उसको स्लैग बनाने के लिए that would be basic. Now if you see in the iron वाला case, this is basic oxide, which is impurity, basic impurity. This is acidic flux. ये क्या बना रहा है, स्लैग बना रहा है इस तरीके से। और एसिडिक इंप्योरिटी होगा तो बेसिक फ्लक्स यूज होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस यस सर। सिंपल है। यस यस सर। यस सर। अब देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोक और CO रिड्यूसेस ऑक्साइड और टू फ्री मेटल। तो ये तो हमने देख ही लिया था भाई, आए लेड ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट कराया, लेड में कन्वर्ट हो गया। CO से रिएक्ट कराया, लेड में कन्वर्ट हो गया। आयरन ऑक्साइड से कराया, आयरन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू रिमूव एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज। In order to remove acidic or basic impurities, the concentrated ore is mixed with coke and another substance called flux. The flux combines with acidic or basic impurities present in the oxide ore and forms a fusible mass called slag. Thus, the impurity is removed in the form of fusible slag as this one. Acidic flux जो है वो ये होता है, बेसिक फ्लक्स ये होता है। देखो ये रहा इस तरीके से। भाई मेटल के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बेसिक फ्लक्स है, ये एसिडिक इंप्योरिटीज है, तो ये क्या बना लेता है, स्लैग बना लेता है, कैल्शियम सिलिकेट, और उसको हम अलग कर लेते हैं।
बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। तो ये सब जो है इसके नाम है, ओर्स के नाम है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आयरन, आयरन के जितने भी है ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कॉपर के सारे इंपॉर्टेंट है, जिंक के सारे इंपॉर्टेंट है, सिल्वर के सारे इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम के इंपॉर्टेंट है। वैसे तो याद तो सारे ही कर लो तो अच्छा ही है, क्योंकि जेई मेन में पूछते हैं, ध्यान रखना। जेई मेन में ये वाला पार्ट आता है और फ्रिक्वेंटली आता है, ध्यान रखना इस बात का। कोई ना कोई शिफ्ट में 100% क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई शिफ्ट में 101% क्वेश्चन आता है इसका। 8 शिफ्ट होती हैं और 8 शिफ्ट में एटलीस्ट 3 पेपर में तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये अच्छे से याद कर डालो। अब देखो मैंने टिक मार्क किए हुए ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो तुम्हारे एनसीईआरटी वाले हैं। जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो तो याद करना ही करना है। अच्छा, नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स इन मेटलर्जी। देखो ये इसको बोलते हैं इलिंगम डायग्राम। देखो ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हम समझेंगे कि विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। ठीक है, विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड एंड व्हाई, what is the process, how do we decide, everything we will discuss in this in a very logical manner and very thermodynamic manner, you can say. तो ध्यान से समझना मैंने क्या किया है। your Illingam diagram is like this, है ना। तो यहां पे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने इसी डायग्राम को 4 पार्ट में कन्वर्ट करके समझाया है। तो ध्यान से समझना सब लोग। देखो तुमको एक ग्राफ दिया हुआ है, डेल्टा जी एफ। डेल्टा जी एफ का क्या मतलब है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर है, ये एक बार है जहां पे डेल्टा जी 0 है, मतलब यहाँ पे तो नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। तुम्हारा ग्राफ जा रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको बोल दिया टी नॉट। ठीक है, अब ये मेरा मेटल ऑक्साइड है कोई, उसका फॉर्मेशन है। मैं इसको ए पार्ट बोल रहा हूं, इसको बी पार्ट बोल रहा हूं। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, ए पार्ट के लिए कि MO का फॉर्मेशन हो रहा है कैसे, M प्लस O2। इसके लिए डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव। बट हमें करना क्या है, हमारा एम क्या है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना, ये हमारा एम है। बोलो, ये हमारा एम है, और इसके लिए डेल्टा जी क्या है, ग्रेटर देन 0। ये क्या है, हमारा एम। बी पार्ट में क्या है, जस्ट ऑपोजिट है, कि इसका जो डिसोसिएशन है वो नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि भाई टी नॉट से ऊपर जो है, टी नॉट से ऊपर, टी नॉट से ऊपर ही तो आ रहा है बी पार्ट, तो उस केस में ये पॉसिबल है। मेटल ऑक्साइड का कन्वर्जन टू मेटल इज पॉसिबल इन बी पार्ट अबव टी नॉट टेम्परेचर।
ये एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है? मैं बोल रहा हूं अबव टी Yes, sir. नॉट in the B part, above T naught, delta G is negative for the dissociation of metallic oxide, and that's what we want. We want metal oxide to be dissociated into metal. So the dissociation is possible above T naught temperature. बताओ समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या है, हमने 3 ग्राफ बनाए यहाँ, एक AgO का, एक HgO का, एक ZnO का। भाई AgO जो है, देखो हमने क्या देखा, जहां से वो डेल्टा G इक्वल टू 0 के ऊपर जा रहा है, तो AgO का डिसोसिएशन कब होगा? T1 टेम्परेचर पे, इसका T2 पे होगा। तो T1 T2 क्या है? लेस है, तो इनका डिसोसिएशन इजीली हो जाएगा। बट ZnO का क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ZnO इजीली डिसोशिएट नहीं होगा। उसके डिसोसिएशन के लिए हम हीटिंग यूज नहीं करेंगे। वी नीड सम एक्सटर्नल एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ ZnO बिकॉज its dissociation temperature is very high. So we have to add some reducing agent to facilitate the process, isn't it? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो ये है those metals which have low decomposition temperature, which have low decomposition temperature are directly heated to get metal. तो Ag2 HgO के लिए तो डायरेक्टली हो जाएगा। Those oxide which have high dissociation temperature are not directly heated and suitable reducing agent is added. जैसे यहाँ पे ZnO के लिए कार्बन ऐड किया है, समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. किसी को डाउट है तो बोलो। No, sir. सर वो टी नॉट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते? नहीं, वो एक्सपेरिमेंटल है यार, निकालना नहीं है, एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट है ये वाला ग्राफ समझना है। इसमें कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO टू CO2 तीन ग्राफ दिए हुए। तीनों का ग्राफ जो है वो कैसे आ रहा है उसका लॉजिक बताया है कि why this graph is like this, why this graph is like this, why is it is like this. So कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, यहाँ पे हाफ मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, तो डेल्टा Ng क्या है, पॉजिटिव है, तो डेल्टा S क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डेल्टा H क्या है, नेगेटिव है। टेल मी व्हाई डेल्टा H इज नेगेटिव हियर? डेल्टा जी को नेगेटिव बना के स्पॉन्टेनियस होने से। नहीं यार, व्हाई डेल्टा H इज नेगेटिव? कॉम्बिनेशन हो रहा है ना सर। वेरी गुड, कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, तुम्हारा बॉन्ड बन रहा है बेसिकली, तो डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डेल्टा H इज नेगेटिव, डेल्टा S इज पॉजिटिव। So if we increase temperature, because here we are increasing temperature like this, तो if temperature increases delta G और negative होता जाएगा। As you can see in the graph, as temperature is increasing and C to CO वाला ग्राफ जो है वो it is becoming more negative। बोलो समझ में आया कि नहीं है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी Yes. डाउट हो तो बताओ।
नाउ कार्बन टू CO2 जो ग्राफ है, कार्बन टू CO2 क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, तो डेल्टा एस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है। तो डेल्टा एस ऑलमोस्ट जीरो है, तो डेल्टा जी जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे डेल्टा जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। CO2 में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, यहाँ पे 1.5 मोल्स है, यहाँ पे 1 है। डेल्टा एन जी कम हो रहा है, डेल्टा एस कम हो रहा है, डेल्टा एस कम हो रहा है, डेल्टा एन जी कम हो रहा है, डेल्टा एच तो मेरा चलो नेगेटिव ही है। तो बट यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेल्टा जी बढ़ेगा। तो डेल्टा एस कम होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेल्टा जी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा जी बढ़ रहा है, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या हुआ? यार आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। आपने जो सेकंड वाला करवाया है यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे तुम पूछ रहे हो कि यहाँ पे डेल्टा जी कांस्टेंट कैसे आ गया, डेल्टा एच तो नेगेटिव ही रहेगा, ऐसा बोल रहे हो ना तुम? तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एच के बराबर, डेल्टा एच तो जीरो है, तो डेल्टा एच जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। डेल्टा जी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो उसके आसपास का वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट किया है। सी यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू प्रूफ ऑफ द ग्राफ, वी आर ट्राइंग टू क्या नाम है, ये ग्राफ कैसे आया वो बता रहे। तो यहाँ पे एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यही है कि डेल्टा जी जो है वो जीरो के आसपास ही है। अब आता है ये वाला ग्राफ। अच्छा, इस वाले ग्राफ में क्या है, इस वाले ग्राफ में दो लाइनें बनाई गई हैं, एक तो ZNO वाली, एक कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखने के लिए कि कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ZNO को कौन से रीजन में रिड्यूस करेगा। तो 4 रीजन बनाए हैं, X1 X2 X3 X4। X2 X1 से जाता है, X4 X3 से जाता है, साफ सर ये साफ दिख रहा है। ये ग्राफ समझ नहीं आ रहा सर, मतलब एक्सिस क्या है, मतलब ये रिएक्शन डेल्टा ZNO जी, की एक है और एक डेल्टा जी की। हाँ सर, तो सर उसको ZNO एरिया का में क्यों बांट फॉर्मेशन हो रहा दिया? है, ZNO का फॉर्मेशन हो रहा हाँ सर, है, ZNO का इसका डेल्टा फॉर्मेशन जी होगा नहीं। उसके लिए। ठीक है, ओके सर। अब देखो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, मैं ए रीजन की बात कर रहा हूं। ए में क्या है, ए में ZNO का ग्राफ नीचे है और कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ ऊपर है। नाउ इस ग्राफ में क्या है, ZNO बन रहा है X1, डेल्टा जी वैल्यू है, और हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ये वाला रिएक्शन चाहिए, राइट? हमें तो भाई इससे मतलब है, ये कितना आ रहा है, -X1, ये कितना आ रहा है, -X1, और कार्बन टू कार्बन ऑक्साइड आ रहा है X2। हमारा ये जो है ना, दिस इज आवर मेन रिएक्शन। हम ये देखना चाहते हैं कि कार्बन is suitable for the reduction of zinc oxide to zinc. That's what we want to see. So इस रिएक्शन में वैल्यू क्या आ रही है डेल्टा जी की, X2 माइनस X1। तो यहां से डेल्टा जी नॉट क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मुझे बताओ, क्या ए रीजन में रिडक्शन पॉसिबल है? नहीं नो सर। नो सर।
ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. Yes, sir. Yes. मेरी आवाज आ रही है? Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. बी रीजन में क्या हो रहा है, कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ नीचे है एंड ZNO का ग्राफ ऊपर है। तो यहाँ पे अगर हम सेम कैलकुलेशन करते हैं, ये x4 है, ये -x4 है, ये x3 है, तो यहाँ से x3 - x4 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, बी रीजन में ये पॉसिबल है, ए रीजन में पॉसिबल नहीं है। मतलब टी नॉट के बाद इट इज पॉसिबल, बट टी नॉट के पहले इट इज नॉट पॉसिबल। ये वाली बात समझ में आएगी नहीं? Yes. Yes, sir. अब एक और बात ध्यान से सुन लो कि जिसका ग्राफ नीचे होता है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा हमेशा। ये बस एक ही रूल है पूरे चैप्टर, पूरे इस टॉपिक में, कि नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा बस। इलिंगम डायग्राम में और कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने कैलकुलेशन ये सब करके बताया ना, न्यूमेरिकल आ जाए तब की बात है, बट एक ही कॉन्सेप्ट है कि नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा बस। अब ध्यान से देखो, if curve of metal oxide is at downside of Ra, reduction is not possible. If curve of metal oxide is above of Ra, reduction is possible. बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? Yes. Yes, sir. यस सर। अब देखो इनमें क्या है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन देख रहे हैं कि ये वाला बेटर होगा या ये वाला बेटर होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, C2CO के लिए टेम्परेचर कम रिक्वायरमेंट है भाई। T1 के बाद ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर देगा। वेयर एज कार्बन टू CO2 T2 के बाद करेगा। तो बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? CO. 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 CO वाला, कार्बन टू CO। देखो यहाँ पे बेटर लिखा भी हुआ है, बेटर बिकॉज लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। दिस इज नॉट प्लस, दिस इज टेम्परेचर। यहाँ पे बताओ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है FeO के लिए? भाई ये पहले से ही इसके नीचे है, नीचे वाला क्या करता है, ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? Yes. Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। Yes, sir. अच्छा इस ग्राफ में क्या है, ये ग्राफ मेटल्स का है। एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है।
ए से पहले क्या है, मैग्नीशियम नीचे है, तो मैग्नीशियम बिफोर ए क्या पॉसिबल है? बिफोर ए मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3। आफ्टर ए जो है उल्टी हो जाएंगी चीजें। Al कैन रिड्यूस्ड MgO। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? Yes. यस सर। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे, if you closely observe, which one is more reactive metal, Mg और Al? बोलो। MG man. mg So more reactive metal is displacing the salt of less reactive metal in this reaction. It is the same concept we use in electrochemistry. The same concept they are using here, but in another format, which is थोड़ा सा complicated. बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes. yes sir यस सर। सर अब हाँ हाँ बोलिए, सर सेकंड वाले में डाउट है क्या डाउट है? सर। एफईओ के नीचे वो इंटरसेक्शन के बाद तो कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों लाइन से इंटरसेक्शन के बाद टी नोट के बाद। हाँ तो क्या दिक्कत है? तो सर आंसर वो CO2 वाला कैसे है? नहीं, फिर वो डिपेंड करता है, मतलब कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव मिल रहा है या कार्बन टू कार्बन CO2 से ज्यादा नेगेटिव मिल रहा है, बताओ किससे ज्यादा नेगेटिव मिलेगा? सर वो टी नॉट टेम्परेचर के बाद का देख रहा है, लेकिन टी नॉट से पहले ही उसके नीचे गया तो वो उसको रिड्यूस नहीं कर नहीं, देगा ना। चलो बाद भी देख लेते हैं, तो क्या दिक्कत है, बताओ क्या आएगा? C2CO ज्यादा अच्छा। क्यों C2CO ज्यादा अच्छा क्यों है? तो ज्यादा नीचे है। ज्यादा नीचे है, बस डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव है तो जब उनका एडिशन करेंगे तो ज्यादा नेगेटिव आएगा टोटल। समझ में आया कि नहीं है? यस सर। नाउ अपन क्या बोलते हैं, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर रहा है, तो नीचे वाले का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है, ऊपर वाले का डेल्टा जी कम नेगेटिव है, इसीलिए उसका कॉम्बिनेशन इज कमिंग आउट एज नेगेटिव। दैट इज व्हाई ऑल दीज कैलकुलेशन एंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट वी आर स्टडिंग। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सर हाँ बोलिए। सर mg और al में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है वो कैसे पता चलेगा सर, समझ नहीं आया। क्या नाम है तुम्हारा? शिखर। शिखर, ये 10th क्लास पढ़ी अच्छे नहीं से? 9 नहीं 10th सर, क्लास वो तो सर मालूम है, लेकिन सर ग्राफ देख के कैसे पता चलेगा सर? ग्राफ से देखना ही नहीं है, तुम्हें अच्छा। पता होना चाहिए, हाँ सर वो तो वो तो मालूम है सर। बस वही है। बस हाँ, बस इसमें देखो टेम्परेचर का रिलेशन है ना, ये बस ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। अब देखो सिचुएशन चेंज कर देंगे तो बात अलग है, बट नॉर्मल सिचुएशन में जो ज्यादा रिएक्टिव तुमने पढ़ा है वही ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है? टेम्परेचर एनहांस कर रहे हैं तो सिचुएशन डिफरेंट हो जा रही है। इस ग्राफ में, सर ये ग्राफ वैसा है तुम्हारा, क्या क्या टेम्परेचर ऑक्साइड है ना यार, ऑक्साइड है ना, उसका नेचर सब डिपेंड करता है, मतलब ये तुम्हारा लिंगम डायग्राम है पूरा, इसको मैंने देखो पार्ट्स में डिवाइड करके बताया तुम्हें, ठीक है? अब इसके पॉइंट्स,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल द प्लॉट्स स्लोप अपवर्ड्स, डेल्टा जी नॉट बिकम्स मोर पॉजिटिव व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, दैट मींस स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड जो है वो डिक्रीज हो रही है एज वी आर गोइंग अपवर्ड्स। भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑक्साइड की स्टेबिलिटी कम ही होगी ना। A metal will reduce the oxide of another metal which lie above it in the diagram. Metals for which the free energy of formation of their oxide is more negative, देखो more negative, can reduce those metal oxide which have less negative delta G. Negative values of delta G of metal oxide. देखो ये वो वाला है, मतलब वो वाला ऑर्डर है, रिएक्टिव वाला, रिएक्टिविटी वाला ऑर्डर है। कैल्शियम सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर टाइटेनियम, इस तरीके से। तो एल्यूमिनियम बताओ रिड्यूस किसको कर देगा, आयरन ऑक्साइड को कर देगा, बाद वाले को, क्रोमियम ऑक्साइड को भी कर देगा, NiO को भी कर देगा, बट वो MgO को नहीं कर पाएगा। कंडीशन में लिखी हुई है बिलो 1773। बोलो ये समझ में आया कि नहीं है? यस किसी को Yes, कोई भी sir. डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, अच्छा ये सबको अपने मेंटर्स के नाम पता है क्या? यस यस सर। यस सर।